नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईसीटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी सॉइल मैकेनिक्स की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है दोस्तों, ठीक है। इसमें मैंने पीछे आपको 7 वीडियोस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिन भाइयों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो आज 8वीं वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। The property of soil which allow it to be deformed rapidly without elastic rebound and without volume changes is called। मृदा का वह गुण जो इसे शीघ्रता से बिना विरोध, बिना प्रत्यास्थता तथा बिना आयतन परिवर्तन के विरूपित होने की स्वीकृति प्रदान करता है, क्या बोलते हैं उसे दोस्तों। इसी यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है यील्डिंग, दूसरा स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग, तीसरा स्ट्रेंथ हार्डनिंग एंड चौथा प्लास्टिसिटी। इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 3 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर विल बी प्लास्टिसिटी, ठीक है। जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है हमारे सॉइल की, वही इसमें इलास्टिक और रीबाउंड प्रॉपर्टी जनरेट करती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। मृदा का वह गुण जिसके कारण मृदा का बाह्य बल लगाने से मृदा अपने कणों के बीच की दूरी के परिवर्तन का बिल्कुल विरोध नहीं करती, ठीक है। उसे प्लास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं सॉइल की, ठीक है, जैसे गीली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। For a soil, the water content where further loss of moisture will not result in any more volume reduction is called। क्या बोलते हैं हिंदी में। एक मृदा के लिए जल की वह मात्रा जहाँ नमी की और अधिक हानि और कोई अतिरिक्त आयतन क्षति न हो, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। यही पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट। ये क्वेश्चन ने पहले भी बताया हुआ है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर डिक्रीजिंग वाटर कंटेंट, ठीक है। यानी मॉइस्चर लॉस के बाद कोई वॉल्यूम लॉस नहीं होता है हमारे सॉइल सैंपल में, तो वो जो सॉइल सैंपल है वो श्रिंकेज लिमिट पे माना जाता है। संकुचन सीमा वह सीमा होती है, डिस्क्रिप्शन है, जब मृदा में जल की मात्रा की में कमी करते हैं तो अब मृदा के आयतन में कोई कमी नहीं होती, जबकि संकुचन सीमा से अधिक यानी श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाने पे मृदा पिंड जो है उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। एक क्ले हैज अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 240 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, इन अनडिस्टर्ब, ध्यान देंगे अनडिस्टर्ब स्टेट की बात कर। द क्ले वाज देन रीमोल्डेड, ठीक है, यानी डिस्टर्ब की गई, एंड द अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी 60 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। द सेंसिटिविटी ऑफ दिस क्ले क्या हो जाएगी दोस्तों, सेंसिटिविटी। तो पहले तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपान अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो देखिए, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं तो हम डायरेक्ट इसे, और सेम यूनिट है डायरेक्ट पुट कर देंगे रेशियो में। 240 अपान 60, आंसर आ जाएगा 4। देन वी कैन से द डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 देखिए यहाँ पे 4 आया हुआ और सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन में बताई गई है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 109 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। द सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिंग अनकंफाइंड कंप्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी पढ़ते हैं इसका। किसी मृदा की संवेदनशीलता ज्ञात हो सकती है निम्नलिखित पर अपरिरुद्ध संपीड़न परीक्षण करके, यानी अनकंफाइंड कंप्रेशन टेस्ट करके। कौन कौन सी सॉइल, अभी जो हमने पढ़ा था रेशियो होता है अनडिस्टर्ब और रीमाउल्डेड का रेशियो होता है, तो सी जो ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों ही जो हमारी अनडिस्टर्ब सैंपल और रीमाउल्डेड सैंपल है, दोनों जो है टेस्ट करके हम दोनों के ऊपर हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉइल की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 2 लाइन का। किसी मृदा में संवेदनशीलता अक्षुब्ध प्रतिदर्श तथा रीमाउल्डेड प्रतिदर्श पर अपरिरुद्ध संपीड़न परीक्षण करके प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसमें आया सॉइल का क्लासिफिकेशन। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। ग्रेन साइज ऑफ ए सॉइल इंडिकेट दैट D10 इज इक्वल टू इतना, D30 इज इक्वल टू 0.003 एंड D60 इज इक्वल टू 0.006 mm, ठीक है। द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले आपको, तो CU से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है D60/D10, ठीक है दोस्तों, D60/D10।
तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे D60 की और D10 की, तो पॉइंट तो आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 6/5। देन वी कैन से द करेक्ट आंसर विल बी D 1.2। ठीक है, आरपीएससी लेक्चर 2011 में आया हुआ, देखिए हमने अभी बताया D60/D10 CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है, और यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट की गई है और हमारा आंसर आ गया है 1.2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। इन सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ सॉइल इज पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 4.75 mm IS साइड, ठीक है, एंड 40% ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन IS साइड, ठीक है। देन यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज 8 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 2। एज पर आइस क्लासिफिकेशन दिस सॉइल इज क्लासिफाइड एज। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आइए इसको मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन से आपको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहले तो आपको आंसर बता दूँ, GW होगा, यानी ये जो सॉइल है GW के फॉर्म में आएगी। स्वर्गीय बजरी बोल सकते हैं, ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल में, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल में आएगी। तो कैसे आएगी ये देखते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। मृदा नमूने में 70% कण इतने परसेंट 4.75 से पास हो रहे हैं, ठीक है, इससे छोटे हैं, यानी कि अर्थात 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच के कणों का प्रतिशतता बालू की 30% है, तथा बजरी का प्रतिशतता 30% है, ठीक है, तथा महीन कणों का प्रतिशतता 40% है। यहाँ दिया हुआ है IS वर्गीकरण के अनुसार जब महीन कणों की प्रतिशतता 12% से अधिक होती है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर IS वर्गीकरण के अनुसार महीन कण 12% से अधिक हो तो मृदा को GC, GM, SC और SM में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। परंतु IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान न दिए होने के कारण इनको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। मृदा नमूने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के मान क्रमशः 2 और 8 दिए गए हैं, अतः मृदा ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने 112 स्क्रीन पे। साइविंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ग्रेन साइज स्मॉलर देन अबाउट। किसके द्वारा? साइविंग मतलब हमारी जो प्रोसेस है, छलनी चालनी विश्लेषण का प्रोसेस है, वो जो है अप्लाइड नहीं किया जा सकता। किस पे? हमारी जो अगर सॉइल जो है 75 माइक्रोन से कम हो, यहाँ पे देखिए, यानी 0.075 mm से कम हुई, तो उससे कम की जो हमारी सॉइल पार्टिकल है उस पर हम साइव एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। चालनी विश्लेषण को यांत्रिक विश्लेषण या कण परिमाप विश्लेषण भी कहते हैं। अच्छी चीज है, ध्यान देने वाली। यांत्रिक विश्लेषण या परिमाप विश्लेषण भी कहते हैं। सॉरी, चालनी विश्लेषण दो पाइप की होती है, स्थूल चालनी और सूक्ष्म चालनी विश्लेषण, ठीक है। बजरी के लिए अपनाई जाती है स्थूल चालनी विश्लेषण, यानी बल्क एनालिसिस, ठीक है, बल्क साइज एनालिसिस बजरी के लिए अपनाई जाती है। इसे प्रयुक्त चालनियों का आकार 80, 20, 10, 4.75 mm में होता है, ठीक है। इसके लिए शुष्क विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। रेत के लिए अपनाई जाती है सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। इसमें प्रयुक्त चालनियों का आकार 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 और 75 माइक्रोन। ये देखिए यहाँ पे मिनिमम 75 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। तो लिखा गया 75 माइक्रोन से छोटे कणों के लिए गीला विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। यानी हम जो भी अगर चालनी यूज कर रहे हैं तो वो जो हमारा सैंपल होगा उसमें हम वाटर से के साथ यूज करेंगे। अतः चालनी विश्लेषण में प्रयुक्त सबसे छोटी चालनी 75 माइक्रोन की होती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ए शेप ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज यूजुअली, क्या होती है शेप? क्ले पार्टिकल का शेप क्या होता है दोस्तों? क्ले पार्टिकल का शेप यूजुअली फ्लैंकी होता है। अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, और पेपर में मैक्सिमम ये क्वेश्चन आया हुआ है कई जगहों पे। यहाँ पे तो एक ही जगह ए में दिया हुआ है, आरपीएससी GWD असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं यानी मृतिका का शेप कैसा होता है दोस्तों? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एंगुलर, फ्लैंकी, ट्यूबुलर एंड राउंडेड। 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताइए। तो करेक्ट आंसर विल बी फ्लैंकी। चपटा होता है
हमारा क्ले पार्टिकल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। बालू या बजरी की दशा में मृदा के कणों को बल्कि तथा मृतिका की दिशा में मृदा के कणों को चपटा पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बालू जो है बल्कि पाया जाता है, यानी गोल मटोल होता है, ठीक है। और जो क्ले होती है वो चपटी होती है, यानी फ्लैंकी होती है। और केवलोनाइट मृतिका खनिज सुई के आकार का होता है। अच्छा अच्छा, ये भी पॉइंट है। केवलोनाइट, केवलोनाइट जो होता है ये क्ले का एक और हमारी ये जो केवलोनाइट है ये बल्किंग ऑफ सॉइल में भी इसका मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये भी जो है मृतिका खनिज में सुई के आकार का होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ स्टीप स्लोप इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है स्टीप स्लोप? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो स्टीप स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्म साइज सॉइल, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो स्टीप स्लोप क्या इंडिकेट करेगा दोस्तों? 3 सेकंड का टाइम आपको बताना है, आपको करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म साइज सॉइल। जो यूनिफॉर्म साइज सॉइल है वहाँ पे जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो स्टीप स्लोप इंडिकेट करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म साइज सॉइल में। तो आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। मृदा के कण परिमाप विश्लेषण में प्राप्त परिणामों के मृदा आधार पर कण परिमाप वितरण वक्र खींचा जाता है, ठीक है, जिसमें वक्रता गुणांक तथा समानता गुणांक के आधार पर मृदा को वर्गीकृत किया जाता है। तीक्ष्ण धार वाला वक्र एक समान माप की मृदा को प्रदर्शित करता है। देखिए वही चीज, क्वेश्चन वाली चीज यहाँ पे दी गई है, जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 होता है, ठीक है। क्षैतिज वक्र अंतराल वर्गीकृत मृदा को प्रदर्शित करता है। देखिए क्षैतिज वक्र यानी हॉरिजॉन्टल कर्व जो है क्लासिफाइड सॉइल को। एंड यदि एक कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, ये सीसी बोलते हैं इसे, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मृदा सुवर्गीय होगी, यानी वेल ग्रेडेड होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द पार्टिकल साइज रेंज, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कणों के परिमाप के पारास की माप है, ठीक है। ऑप्शन है इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो है ये पार्टिकल साइज रेंज मेजर करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर विल बी बी। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। स्थूल कणीय मृदाओं के कण परिमाप वितरण में प्राप्त समानता गुणांक Cu D60 तथा D10 का अनुपात होता है, ठीक है। Cu मृदा में उपस्थित विभिन्न कणों के आकार के परास को प्रदर्शित करता है। यदि मृदा के लिए Cu का मान 1 के लगभग बराबर हो तो इसमें सभी कण एक ही माप के होंगे। इस प्रकार की मृदा में समवर्गीय मृदा कहते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल। सुवर्गीय मृदाओं के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान 5 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 116। तो ये रहा आपके सामने। ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज, क्या होगा? वे सॉइल जिनके पार्टिकल जो हैं अप्रोक्सीमेटली सेम सॉइल साइज के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या गैप ग्रेडेड। तो 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा क्वेश्चन पेपर्स में एसएससी वगैरह में आते जाते हैं, जेई में भी आए हुए हैं कई बार ये क्वेश्चन। चलिए आरपीएससी एसीएफ 2011 में भी आया हुआ है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर मैं 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको दोस्तों, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पार्टिकल्स ऐसे जो अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के होते हैं, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। सी जो है ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी विल बी करेक्ट आंसर। एक ही आकार के कणों वाली मृदा में समवर्गीय मृदा कहते हैं, ठीक है। जब मृदा में किसी विशेष परिमाप वाले कण अधिकता में होते हैं तो वह कुवर्गीय मृदा कहलाता है, ठीक है। सिल्ट व रेत समवर्गीय मृदा के उदाहरण है। समवर्गीय मृदा के लिए समानता गुणांक का मान 1 से 5 के
मध्य होता है, ठीक है, तथा वक्रता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का मान 4 से अधिक होता है, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 to 5 होता है, ठीक, किसके लिए? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। ग्रुप सिंबल असाइंड टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर रिस्पेक्टिवली। क्या होगा दोस्तों? सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड का ग्रुप कौन सा शो कर रहा है? तो ऑप्शन ए है एस एस एंड सी एस, एस एम एंड सी एस, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है एस एम एंड एस सी, और ऑप्शन डी है एम एस एंड सी एस। तो 3 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, करेक्ट आंसर आप बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर विल बी सी। सिल्टी सैंड ये हो जाता है, एम से डिनोट करते हैं सिल्ट को, और क्लेई सैंड ये हो जाएगा, ठीक है। किसी भी मृदा में सामूहिक प्रतीक का प्रथम अक्षर यह प्रदर्शित करता है कि मृदा कौन सी है, ठीक है, जबकि दूसरा अक्षर मृदा का प्रकार बताता है। देखिए अच्छी चीज यहाँ मिली। सिल्ट को एम, बालू को एस तथा क्ले को सी से डिनोट करते हैं। अतः सिल्टी सैंड तथा क्लेई सैंड का सामूहिक प्रतीक सिल्टी सैंड एम से, ठीक है, और क्लेई सैंड एस सी से। आयोग ने विकल्प बी को सही माना है, ठीक है, जो कि पूर्णतः गलत है। तो कोई बात नहीं, हमें करेक्ट आंसर पढ़ना है, आयोग के पे नहीं जाएंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल क्या होगा दोस्तों? सिल्ट साइज पार्टिकल क्या होता है? तो हमारा सिल्ट का साइज होता है हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 माइक्रोन से ऊपर और 75 माइक्रोन से कम पे सिल्ट साइज होती है, ठीक है, और 75 माइक्रोन से लेके, ठीक है, 475 माइक्रोन तक हमारा सैंड हो जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। आईएस वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कण की माप 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होती है, यानी मिनिमम 2 माइक्रोन होना चाहिए, और 75 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से कम में क्या होता है? क्ले आ जाता है, जिसके पार्टिकल साइज कैसे होते हैं दोस्तों? अभी हमने पढ़ा, फ्लैंकी अथवा चपटे होते हैं, जिन्हें चपटा बोलते हैं हिंदी में। तो मृदा के कणों के परिमाण ग्रेन साइज के आधार पर वर्गीकरण करते समय सिल्ट व मृतिका शब्द केवल मृदा कणों के परिमाप के लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे। गिवन दैट plasticity index of local soil is 15 and plasticity index of sand is 0, for a desired plasticity index of 6 the percentage of sand is the mix should be। क्या होगा? एक स्थानीय मृदा का सुगठिता सूचकांक 15 और बालू का 0 है, ठीक है। इन दोनों से बने मिक्स में आवश्यक प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 प्राप्त करने हेतु बालू का मिक्स प्रतिशत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक हिंदी में फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक स्थानीय मृदा का सुगठिता सूचकांक यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 15, ठीक है, और बालू का 0 है। इन दोनों में बने मिक्स में आवश्यक प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 प्राप्त करने हेतु बालू का मिक्स में प्रतिशतता क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूपीपीएससी इंजीनियरिंग ए 2013 के पहले पेपर में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका, उसके बाद सॉल्व करेंगे उसी को। देखिए इसमें हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 दी हुई है, बालू का पीआई 0 दिया हुआ है, माना मृदा में बालू प्रतिशतता x है, x मान लिए बालू के परसेंटेज, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है हमारे आंसर में। मिश्रण का पीआई 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। पीआई यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिक्स जो है वो किसके बराबर होता है? पीआई ऑफ सैंड इंटू एक्स, एक्स मतलब बालू के प्रतिशतता, प्लस पी आई ऑफ सॉइल इंटू 100 - x, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 60। देन वी कैन से दैट बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा बी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 120 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। सिल्टी सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिल्टी सॉइल, पहले तो आप सिल्ट का क्या किसे डिनोट करते हैं? एम से, ठीक है, और सिल्टी सॉइल हाई कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा? एच हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल के लिए। तो एम एच जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने, अभी मैंने बताया हाई के लिए एच प्रयोग करेंगे और एम सिल्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सिल्ट में समीकरण सामर्थ्य अधिक होती है, तो एम एच सही है, तथा एम एल प्रतीक निम्न लोअर कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट के लिए होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर हमारी बुक्स आपको बोरो करनी है तो हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों भी दिए हुए हैं। और अगर आपको पीडीएफ्स डाउनलोड करने हैं जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आपको चाहिए दोस्तों, तो आप अमेजोन के किंडल ऐप पे यूपीपीएससी का की जो बुक है उसका पीडीएफ बोरो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।